नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं विकास कपूर। लगातार जम्मू में कई ऐसे मसले हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रह रहे हैं और ऐसे में ये कभी कुछ दिन पहले एक मसला बना जो एक क्रिकेट लीग, यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा था जहां पर एक निजी स्टेडियम में, जहां पर एक प्लेयर ने फिलिस्तीन का झंडा अपनी हेलमेट पर लगा दिया, जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया और उसके बाद उस पर एक इंक्वायरी भी शुरू हो गई। 14 दिन की इंक्वायरी जो है पुलिस स्टेशन में चल रही है। और इसी को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर हैं अरुण जगदीप जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इंडिया डेली लाइव में। सर, शुरुआत में अरुण जी आपसे करता हूं। फिलिस्तीन का झंडा लगाकर मैच खेलना और खासकर इस ऐसे माहौल में जब एक गाजा और फिलिस्तीन और इजराइल में जंग चल रही है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये हाईली सिडिशियस है और जिस तरीके से हमने देखा कि जेकेसीए और एक लीग मैच में एक क्रिकेटर जो पुलवामा से हैं, फुरकान उल भट्ट, और उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए अपनी हेलमेट पे फिलिस्तीन का झंडा लगाया था, जो कि इंडियन फ्लैग कोड के खिलाफ है। दूसरा, इंडिया का एक एक्सटर्नल अफेयर्स, एक डिप्लोमेटिक टाइज है और जहां पर हमारी एक न्यूट्रल स्टांस है इजराइल और फिलिस्तीन के प्रति, ये उसका वायलेशन है। बिकॉज आप कभी भी कोई भी चीज, क्योंकि आईसीसी का रेगुलेशन है कि कोई भी रिलीजियस, कोई भी पॉलिटिकल और कोई भी इंसिग्निया आप नहीं यूज कर सकते। और जिस तरीके से इस हालात के अंदर आप जिस भी व्यक्ति ने इस चीज को यूज किया है, ये अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है और इसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हो चुकी है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये जो सेपरेटिज्म का भाव है, अलगाव का भाव है, उसके ये इस मैच और इस हेलमेट में फिलिस्तीन का झंडा यूज करके वो लोग उकसाना चाहते हैं, एक कम्युनल डिवाइड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसके खिलाफ जो कि भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होना प्रारंभ भी हुई है और इसके खिलाफ इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये कदे भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और इसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हुई है। मुझे जरूर विश्वास है इस पे सख्त कार्रवाई इसको जी 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 देखिए, लेकिन दूसरी तरफ इल्तिजा मुफ्ती का बयान आता है जो पीडीपी से है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ ये काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से वीपीएन को बंद किया गया है तो लोगों में जो स्वतंत्रता का माहौल है वो खत्म हो रहा है। जगदीप जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह ये क्या अभिव्यक्ति की आजादी छीनने वाली बात है, या कहीं ना कहीं जिस तरह से, मैं आपके पास वापस आऊंगा अरुण जी, जिस तरह से ये फिलहाल माहौल चल रहा है, क्या उनको फिलिस्तीन का झंडा लगाना चाहिए था? क्या लगाना सही है या गलत है? आपका शुक्रिया, आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। चूंकि ये पहला मौका है कि मैं आपसे मुखातिब हूं आपके इस मंच पे। मुझे नहीं पता ये आधिकारिक तौर पर भाजपा का बयान है या नहीं है। जिस तरीके से अभी मेरे को पैनलिस्ट ने यहाँ पर ज्ञान बांटा है, मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहले तो मुझे जरा ये बता दे कि वो पार्टी और उसके वैचारिक पुरोधा ये बताएंगे देश को कि झंडे की और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो क्या है, जिन्होंने 53 सालों तक देश के झंडे को नकारा था, जो कहा करते थे कि 3 रंग अशुभ होते हैं, जिनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में हम फिलिस्तीन तक रखेंगे जिस तरीके से ये मुझे लगता है जगदीप जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हैं, ये क्या ज्ञान बांटेंगे। इनकी प्रियंका गांधी जी फिलिस्तीन का झंडा लेकर के लोकसभा के अंदर गई थी, अपने पर्स पर फिलिस्तीन का झंडा लेकर के वहां पर जाना, वो देश के 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं के विपरीत जाकर के इन्होंने स्टांस रखा। और जबकि सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसके जिम्मे है कि डिप्लोमेटिक टाइज कैसे मेंटेन करने हैं, फॉरेन रिलेशंस के कैसे मेंटेन करने हैं, और ये इख्तियार, ये अधिकार लोगों ने जिस सरकार को दिए हैं उस सरकार के विपरीत जाकर के फिलिस्तीन का झंडा लेकर के जाएंगे और आज ये इस चैनल में बैठ करके यहाँ पर ज्ञान बांटेंगे फिलिस्तीन के झंडे के ऊपर।
मुझे लगता है क्या दुर्भाग्यपूर्ण। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जगदीप जी को सुन लेते हैं, लेकिन जगदीप जी मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, जो मेरा प्रश्न है वही फिर से मैं दोहराऊंगा, क्या फिलिस्तीन का झंडा लेके मैच खेलना सही था? देखिए, मैं दो बातें बड़ी स्पष्टवादिता के साथ यहाँ पे रख दूं। पहली तो बात, चर्चा तब तक बेमानी है जब तक आप अनइंटरप्टेड मौका ना दें। इट्स नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम participating in a debate like that. So I'll highly appreciate if you will just let me have an opportunity to explicate what I would like to be. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जी बिल्कुल, आप बोलिए बोलिए। दूसरी बात मैं जरा पूछना चाहता हूँ आपसे, बराए मेहरबानी मुझे ये बताएं कि देश और दुनिया के अंदर कितने मौके ऐसे थे, ओलंपिक से लेकर वर्ल्ड कप्स तक और स्थानीय लोकल लेवल के मैचेस से लेकर अंतरराष्ट्रीय मैचों तक, जब देश और दुनिया के कई खिलाड़ियों ने अलग अलग तरीके से अपना अपना स्टांस जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस के खिलाफ दिखाया। और मैं बता दूं आपको कि गजा के हक में या ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसी का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। ये संघी मानसिकता, ये जो जहरीले बीज इन्होंने भारत की जमीन पर रोपित कर दिए हैं और जिनका ये अभी ज्ञान बांट रहे थे, यहाँ पे मैं फिर से वही शब्द दोहराऊंगा, पहले तो सुनने का मादा रखिए अगर आप किसी चर्चा में बैठे हैं। मुझे लगता नहीं है कि आप में वो है, अगर होता तो कम से कम सुनते पहले मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी बात, यूएन से मैं शुरू करना चाहता हूं। फ्रांसिस अल्बनीज़ का नाम अगर इनको पता हो तो मुझे बताएं, क्या वो मुस्लिम है? अभी ये प्रियंका गांधी पर चले गए, मैं इनको थोड़ा और पीछे ले जाऊं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है साहब, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। आप यहाँ पर इस विषय को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मैं नहीं बनने दूंगा। अरुण जी बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से जो आपने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वापस से सुनिए, मैं पहले से कहूंगा मेरी बात ध्यान से, हम लोग वापस अरुण भाई सुनिए अपने मुद्दे पे आते हैं। मैंने डिबेट नहीं हो पाई। जगदीप भाई अरुण भाई एक मिनट, देखिए ऐसे क्या, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, हमारा जो मेन फोकस है वो अलग हो जाएगा। मुझे लगता है हम अपने जो टॉपिक से स्टिक रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एक झंडा लगाया गया था, जो प्रतीक लगाया था हेलमेट पे, उसको लेकर जो एक विवाद खड़ा हुआ है, हम उसी पे रह गए। हम फिलहाल अभी ज्यादा पास में जाएंगे तो हमारा टॉपिक भटक जाएगा। लेट्स कंसिडर टॉपिक। जगदीप भाई आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड रहे प्लीज। अरुण भाई थोड़ा इनको बोले दीजिए प्लीज। बोलिए जगदीप भाई। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जब हम वर्तमान में किसी ज्वलंत मुद्दे या विषय विशेष पर, जिसे जबरन इस देश का बंधक मीडिया मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी पर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप आप बराए मेहरबानी सुनिए, बीते दशकों में या देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब से पहले या उस दौरान जो लोग या जो नेता जिन्हें पूरी दुनिया मानती और जानती है, उनका क्या रुख था ये आपको पता होना चाहिए। 1938 में हरिजन में जब महात्मा गांधी, इस देश के राष्ट्रपिता और इस देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार होने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने ये साफ साफ लिखा था। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर अंग्रेजों का इंग्लिस्तान है तो अरब कंट्रीज का फिलिस्तीन है। और यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कही थी। अभी तो ये प्रियंका गांधी पर आए थे। दूसरा, मैं ये फिर से बता दूं कि दुनिया में ऐसी बहुतेरी घटनाएं हैं जिनमें दुनिया भर के बड़े प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने, फीफा कप से लेकर, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कहें तो पूरी फेहरिस्त रख दूं, ओलंपिक्स तक, ह्यूमन राइट वायलेशंस के मामलों में अपना विरोध जो है अलग अलग ढंग से इन द ग्राउंड लोगों के सामने रखा है। तो यहां पर मुझे ये समझ नहीं आ रही, भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 सबसेक्शन 3 लगाकर कैसी जांच करना चाहती है यहाँ की लोकल पुलिस, और किस तरीके की सरकार ये मोदी सरकार चला रही है, जिसने पूरे देश के अंदर आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर जिस तरीके से पब्लिक लिंचेस की 3 घटनाएं तो अभी महज पिछले 1.5 से 2 हफ्ते में घटित हुई, ये बताती हैं कि इनके पास मुसलमान और पाकिस्तान यही 2 विषय हैं जिन पर ये बात करते हैं, या जिसके ऊपर ये चाहते हैं कि देश को बांटा जाए, देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए। तो जहां तक मैं समझता हूं
मेरा लेकिन जगदीप भाई, आप अभी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश का अभी जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, वहां भी जब आपकी पार्टी ने उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था, वहां भी आप लोग मोदी सरकार को ही कोस रहे थे। बांग्लादेश को भी तो बोलना चाहिए ना, जहां पर ये हो रहा है उसके खिलाफ भी तो बोलना चाहिए कि वहां पे हिंदुओं के खिलाफ भी मॉब लिंचिंग हो रही है। इस पर सिर्फ भारत ही नहीं, बांग्लादेश भी उतना ही, बांग्लादेश ज्यादा कसूरवार है। भारत तो फिर भी कोशिश कर रहा है किस तरह से उसका रिलेशन ठीक रखे जाए। देखिए, आपको सुनकर हैरत होगी, आप उस देश की बात कर रहे हैं जिसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पाकिस्तान का पेट फाड़कर हमने पैदा किया था। जब आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो आपको विदेश नीति का जो फालूदा मोदी सरकार ने बनाया उसकी बात करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर में। देखिए, अब यहाँ पर भी ये कभी नहीं बोलेंगे, और दूसरा अफगानिस्तान, जिसे आप मुल्क मानने को तैयार नहीं। पहले सुनिए, अरे सुनने का मादा तो रखिए भाई। से ज्यादा सुना, मुझे नहीं मालूम आप कहां किस चर्चा में बैठ के आपने डिबेट्स की हैं, बट मुझे लगता है कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू इंटरप्ट यू मीनिंगलेसली, जिस तरीके बट इफ आई एम ट्राइंग टू विंडिकेट द पोजीशन, सो लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। पहले तो आप मुझे या तो बात पूरी करने दीजिए, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। आपको विदेश नीति बता रहा था मैं आपकी, विदेश नीति आपने बहुत दिखाई आपकी विदेश नीति, जिसमें हमेशा भारत को आप क्या बताएंगे जब भारत के गृह मंत्री पर कनाडा जैसा देश आरोप लगाता है कि उसने गैंगस्टर के साथ रिश्ते हैं। मालदीव जैसा मिट्टी भर का देश, सुनिए, मालदीव जैसा ऐसे नहीं, ह्यूमन राइट्स यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए, विदेश नीति की बात आपने वायलेशन, जब आपने मुझसे सवाल पूछा है कि इनको कहां पे परेशानी हो रही है, इनके पेट में क्यों रोड उठ रही है, हमारे वाल्मीकि समाज, हमारा हमारे यहाँ की महिलाएं, यहाँ पर आपकी सरकारों में ह्यूमन राइट वायलेशन सख्ती रही और आप तालियां पीटते रहे, सत्ता की गलियारों पर आनंद लेते रहे। आज 370 हट करके आज वो ह्यूमन राइट जो वायलेशन होता रहा, आज उसके साथ न्याय हुआ। अरुण भाई, एक प्रश्न मेरा भी रहेगा आपसे। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि फिलिस्तीन का झंडा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये गलत है, लगाना चाहिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी फिलिस्तीन होके आ चुके हैं। कहीं ना कहीं वो भी एक जो रिलेशंस है, फॉरेन रिलेशंस है, उसको भी वो देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई इंसान अपने किसी झंडे को लेकर आता है, क्या कल को श्रीलंका का झंडा लेके कोई उस पर बात करता है या ऑस्ट्रेलिया का झंडा लेके बात करता है, तो उस पर केस तो नहीं किया जा सकता। देखिए विकास जी, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इस विषय की क्या गंभीरता है। फिलिस्तीन का झंडा लेकर के हमारे इस समय वर्ल्ड ऑर्डर में और जिस तरीके की हमारी फॉरेन रिलेशंस हैं और फॉरेन हमारे टाइज हैं, आप ये समझिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के साथ हमारे डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो न्यूट्रलिटी की ओर हैं। हम इजराइल के साथ भी हैं, फिलिस्तीन के साथ भी हैं, और इन दोनों का मसला हल हो, इसीलिए हमारी सरकार जो है उसके लिए उस और काम कर रही है। हमारी पॉलिसी ऑफ डिहाइफिकेशन है। आप ये समझिए कि जिस तरीके से यहां पर पिछले कई सालों के अंदर काम हुआ है, और जम्मू कश्मीर में विशेषकर जब कोई हेलमेट पर क्रिकेट के मैदान में फिलिस्तीन का झंडा लेकर के जाता है तो वो कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन को इंसाइट करना चाहता है। जिस तरीके से 70-75 साल हमने जम्मू कश्मीर में सहा है 370 की आड़ में, ये हमारे को पैनलिस्ट जगदीप सिंह जी जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहां बैठे हैं, ये उस समय कहीं नहीं दिखते थे जब यहां पर वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, वाल्मीकि, यहां की महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था। उनके मानवाधिकार हनन इनको नहीं दिखाई देते थे क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे। इनकी जो अपीजमेंट की जो पॉलिसी है, जो इनकी अपीजमेंट की पॉलिसी है और जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है, वो सिलेक्टिव है वेरी अनफॉर्चुनेटली। और ये जो भाई साहब यहाँ पर आज बड़े बड़े शब्दों में आज बार बार हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, इनको ये समझना पड़ेगा ये विषय हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये विषय देश के साथ खड़ा होना और देश के विपरीत खड़े होने के बराबर है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर आप कम्युनल टेंशन को इंसाइट करना चाहते हैं, आप कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, सेपरेटिज्म के भाव को फिर उकसाना चाहते हैं,
जो 70-75 साल हमने यहाँ पर दंश देखा, तो मुझे लगता है कि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक राजनीतिक दल जिसने पूरे देश पर कई सालों तक राज किया, जिन्होंने यहाँ पर सत्ता चलाई, आज वो बांग्लादेश के विषय पर चुप है। वो पिछले 70-75 साल यहाँ पर वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के लिए नहीं बोला कभी भी, और यहाँ पर बैठ कर आज यहाँ पर ज्ञान बांटेंगे तो यहाँ के लोगों ने भी 140 करोड़ लोगों ने भी आपको नकारा है, और यहाँ पर आपके केवल खाली खोखला ज्ञान सुनने के लिए हम नहीं बैठे साहब। ठीक है जगदीप भाई देखिए जगदीप भाई, कहीं ना कहीं ठीक है, हम मानते हैं कि जो इसको कोई केस उस तरह से नहीं बन रहा, लेकिन 14 दिन के लिए अब इस पे जांच की जा रही है, उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि क्या पक्ष रखा जाता है, क्या उस पे क्या जवाब आता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात है, ऐसे में फिलिस्तीन का झंडा लगाकर क्या आपको लगता है क्या सही था ये क्रिकेट खेलना? क्योंकि देखिए क्रिकेट एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट गेम है, इसमें ऐसी चीजें पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। मैं इससे पहले कि अपनी बात रखूं, बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से ये मैं निवेदन कर दूं, क्योंकि जब आप किसी बड़े मंच पर बैठते हैं और अगर आपको वो अनुभव है, मैं अपने परम बुद्धिमान भाजपाई मित्र को बता दूं, तो सुनने का वादा रखिए। मैंने सुना आपको, अब जरा बराए मेहरबानी आप भी सुनिएगा। पहली तो बात मैंने बड़ी स्पष्टवादिता से फिर से बता दूं कि देश और दुनिया में ऐसी आपको मैं दर्जनों मिसालें, उदाहरण दे सकता हूं। यहाँ पर दुनिया भर के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने अपना विरोध प्रदर्शन मानवाधिकार हननों के खिलाफ अलग अलग तरीकों से किया है, पहली बात। लेकिन आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के हालात कुछ और हैं जगदीप भाई। देखिए, संवेदनशीलता आप किसी प्रदेश विशेष की बताकर इसे एक लेम एक्सक्यूज से ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पहले मुझे बात पूरी करनी। मुझे एक बात बताइए, अरुण भाई 2 मिनट हमको बात करने दीजिए। अरुण भाई आपके पास वापस आऊंगा, आपके पास वापस आऊंगा। जी जगदीप भाई अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बोलिए। अनुशासनहीनता को आधार बनाकर अगर कोई संबंधित एसोसिएशन जो उस खेल को आयोजित कर रही थी, वो कोई अगर उस पर कार्रवाई करती है तो समझ में आती है, लेकिन लॉ अबाइडिंग एजेंसीज को अगर सरकारें जो है वो मजबूर करें कि वो जबरन केस दायर करें, तो वो बात बनती नहीं, पहली तो बात। दूसरी बात मैं यहाँ ये बता दूं, बांग्लादेश का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, मैं इनको जरा बताना चाहता हूँ। शेख हसीना को यहाँ पर नेशनल असाइलम किसने दिया, किस सरकार ने दिया? मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि आज अगर वहां का नोबेल पुरस्कार विजेता जो आज वहां का सर्वसेवा है, वहां की सरकार चला रहा है, उसके साथ जो रिश्ते बनाने या बिगाड़ने का काम था, वो किसने देखना था? वो किसकी जिम्मेदारी थी? किस विदेश नीति का हवाला आप देते हैं? थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा, मैं बताता हूं आपको इनकी विदेश नीति क्या है। मालदीव जैसा वित्तीय भर का देश, रिकॉर्ड है जब वहां पर सरकार बनी है, वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सबसे पहले भारत आया करते थे। उन्होंने अपनी संसद के अंदर खड़े होकर चुनौती देते हुए कहा था, और उसके बाद हमें अपनी जो थोड़ी बहुत हमारी सेना के कुछ जवान वहां पे थे उन्हें वापस लेना पड़ा। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, अरे कनाडा जैसा देश जिसके साथ हमारे एवरग्रीन संबंध रहे, वो कह रहा है कि हमारे देश का माननीय और तथाकथित तौर पर तड़ीपार गृह मंत्री जो है उसके रिलेशन है किसके साथ? एक गैंगस्टर के साथ। किस तरीके से शब्दों का तो ध्यान रखिए, शब्दों का जल्दी भाई। माननीय गृह मंत्री, और क्या कहूँ मैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। अब इनको देखिए अभी तो शुरू हुआ, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कहां पहुंच गए श्रीलंका? आप यूएन के अंदर पाकिस्तान को किसने मौका दिया? श्रीलंका जैसा, नेपाल जैसा हिंदुस्तान में भी उपद्रव होना चाहिए। लेकिन जगदीप भाई आप देखिए, मालदीव की बात कर रहे हैं, आज मालदीव वापस इंडिया के साथ आया। देखिए हम उन मुद्दों पर नहीं से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने रूल किया सरकार में, और आप आज यहाँ के नौजवान फाइट करने की प्रयास कर रहे हैं, आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि आपके मंसूबे चलने वाले नहीं है। अब आपके मंसूबे फेलियर के कगार पर है, लोगों ने आपको नकारा है। ये जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, मेरे पास समय कम है, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल दो सर। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन है साहब। अरुण भाई जल्दी भाई, एक मिनट अरुण भाई, देखिए मेरे पास समय कम है। जो शब्दों के माध्यम से 140 करोड़ नकारा है, अरुण भाई 40 करोड़ जनता ने आपको नकारा है भारत की सरकार में लगातार पिछले 15 सालों से, और आज आप यहाँ पर भाषण दे रहे हैं।
अरुण भाई देखिए मेरे पास समय कम है, मैं जाने से पहले कर रहे हैं यही इंसाइटफुल है। आप अरुण भाई आप देखिए करना चाहते हैं यहीं से, आप वो आपके विचारों से अरुण जी मेरी बात सुनिए अरुण जी, देखिए मेरे पास समय कम है, सुनिए मेरे पास जल्दी भाई सुनिए, मेरे पास समय कम है, जाने से पहले संक्षेप में सिर्फ एक जी 30 सेकंड सिर्फ दोनों के लिए, सिर्फ 30 सेकंड, और दोनों काटना नहीं एक दूसरे को, 30 सेकंड में सिर्फ अपना पक्ष रखिए। मुझे सिर्फ बताइए, शुरुआत में जगदीप जी से करता हूँ। जगदीप जी 30 सेकंड में सिर्फ, जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के एक हनन हो रहा है आजादी का, ये एक तरह से जो वीपीएन बैन लगाया गया इस तरह से करने दिया, क्या सही था? आप इल्तिजा मुफ्ती के इस बात से और जो हालात है इससे क्या सहमत है? 30 सेकंड में बिना कुछ किसी को कोई आरोप प्रत्यारोप लगाइए जी। मैं पीडीपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लिहाजा मैं बात करूंगा इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात की तरफ से, और मैं ये आपको बता दूं कि हमारे देश के संविधान में ये नियत है कि मानवाधिकार हनन के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति विशेष कहीं पर विरोध करता है तो उसको उसका नैतिक हक है। और एक अंतिम बात कह के बात पूरी करूं, वो लोग जिन्होंने फिरंगियों से पेंशनें ली हो, मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई हो, उनकी फौज में लोगों को भर्ती किया हो, जिन्होंने देश के झंडे का अपमान किया हो, वो लोग जानते हैं। दूसरे कौन जानता है? वो तो दुनिया को पता है। जी आप अपनी बात खत्म कीजिए, अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी भाई, अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी भाई, संक्षेप में हक नहीं है बोलने का, संक्षेप में ऐसे को हक नहीं है बोलने का, बता रही है। जी शुक्रिया जगदीप भाई। अरुण भाई आप अपने 30 सेकंड में बात खत्म कीजिए। जगदीप जी जम्मू कश्मीर के विषय के बारे में कम जानते हैं, मुझे लगता है कि इनका ज्ञान 24 साल दिया मैंने पत्रकारिता को, मुझे मत बताओ। और रही बात जम्मू कश्मीर सारे विषय की, तो जिस तरीके से पीडीपी की लीडर जो परिवार बेस्ड पार्टी है और उसी मोहतरमा महबूबा सरकार क्यों बनाई पीडीपी के साथ, सरकार को जो आप पार्टी को चला रही हैं वो कहती हैं ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करती हैं, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लास्ट सब क्लॉज में चला जाना चाहिए। दैट कैरीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आल्सो। एक दूसरी बात ये है, क्या है वो, और जहां तक बात रही, आज ये बात नहीं कर रहे, पीडीपी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, जिस इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया था, पीडीपी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है जिसके ये सबसे बड़े मास्टर हैं। रही बात आज, क्योंकि आज उनको डिफेंड करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए ये एकदम यहाँ पर उनके स्टैंड से अपने आप का पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी भी छूट नहीं पाएगा हमेशा। दूसरी बात ये है, एंड में इस चीज से करता हूँ, जो भी चीज भारत के संविधान, भारत की सॉवरेनिटी और भारत के विदेशी देशों के साथ रिलेशन खराब करने की कोशिश करेगी, कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को उसमें करना चाहिए, और जो कार्रवाई हुई है हम कार्रवाई के साथ हैं, और 173 सब क्लॉज 3 में जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। 14 दिन के इंक्वायरी है, और जब भी इसका निष्कर्ष निकलेगा जरूर उक्त कार्रवाई होनी आवश्यक है, ताकि कोई भी दूसरी बार ऐसा कदम उठाने से 10 बार पहले सोचे। मानवाधिकार हननों के खिलाफ मुझे मानवाधिकार हननों की भाषा अरुण भाई सुनिए, मेरे पास अभी समय कम है, इसीलिए फिलहाल मैं आज की इस डिबेट को यहीं खत्म होने वाली, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है चीजें क्लियर हो, और जम्मू कश्मीर में जो हालात है, जिस तरह से विवाद ये उपजा है, इसका क्या अभी सॉल्यूशन निकलेगा, किस तरह से अब इस पे पुलिस की एक्शन लेती है, पुलिस क्या 14 दिन कार्रवाई के बाद जो रिजल्ट देती है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो अपना पक्ष, वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अरुण भाई आपका बहुत शुक्रिया, जगदीप भाई आपका बहुत शुक्रिया, फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।